दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान हूँ। मेरी सोच के कारण कई लोग मुझे ट्रंप समर्थक मानते हैं और ये कुछ हद तक सही भी है। मैं ट्रंप विरोधी से ज़्यादा समर्थक हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ट्रंप का अंधा अनुयायी हूँ। इसका यह भी मतलब नहीं है कि मैं उनकी हर बात या हर काम को सही मानता हूँ। उदाहरण के लिए मैं अपनी जान देकर भी यह नहीं समझ सकता कि वह पुतिन के खिलाफ सख्त रुख क्यों नहीं अपनाते। मैं बस यह समझ नहीं पाता। मुझे लगता है उन्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ वे ऐसा क्यों करते हैं। मैंने उनकी अच्छी मानसिक छवि बनाई है। मैं नहीं कह रहा कि मुझे उनके दिमाग की पूरी समझ है, पर मुझे लगता है उन्हें समझना उतना मुश्किल नहीं जितना कुछ लोग कहते हैं। मैं अमेरिका का बड़ा समर्थक हूँ। मुझे विश्वास है कि संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य संचालन का सबसे बड़ा प्रयोग है। अमेरिका जैसी बनावट के साथ कोई और देश उसके करीब भी नहीं आता। शायद कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने उसे दोहरा सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, अलग अलग कारणों से। हमारी भौगोलिक स्थिति के कारण हम बड़ी आबादी का समर्थन नहीं कर सकते थे और छोटी आबादी के साथ उच्च जीवन स्तर पसंद करते थे, जबकि अमेरिका, क्योंकि 18वीं और 19वीं शताब्दी में वह सबसे आकर्षक गंतव्य था, इसी वजह से उसने बड़ी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित किया। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने ऐसा नहीं किया। कनाडा बहुत ठंडा, ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है। फिर भी ये एंग्लो देश एक दूसरे के लिए अच्छे रहे। लेकिन अमेरिका काफ़ी अनोखा है। यही मैंने अपनी सीमित समझ में अमेरिका के बारे में समझा है। अमेरिका एक अमरैतिक देश है, अनैतिक नहीं, एक अमरैतिक देश। इसके पास मूल्य और सिद्धांत हैं, फिर भी अमेरिका मूल रूप से अमरैतिक देश है। मेरा मतलब क्या है? अमेरिका दक्षता, विकास और अपने हितों को प्राथमिकता देता है, जबकि कुछ देश जैसे यूके अनावश्यक नैतिकता में उलझते हैं। उनके पास साम्राज्यवाद की नैतिकता है। मैं पुराने यूके की बात कर रहा हूं और अब आधुनिक यूके में उपनिवेशवाद का अपराधबोध है। जर्मनी के साथ भी यही है, फ्रांस के साथ भी यही है, और उदाहरण के लिए रूस के पास हमेशा यह शिकायत रहती है कि हमें वैश्विक प्रभुत्व की मेज पर हमारा उचित स्थान नहीं दिया जाता। हमेशा पश्चिम ही है जो रूस पर कब्जा करने की कोशिश करता है, जैसा कि इतिहास से कुछ हद तक साबित भी होता है। पहले नेपोलियन और फिर नाजी। चीन ने भी खुद को इस कम्युनिस्ट सिद्धांत में नैतिकता से बांध लिया है, लेकिन जब आप संयुक्त राज्य अमेरिका को देखते हैं तो वह स्वभाव से ही स्वतंत्र है। यह हमेशा दक्षता, उत्पादकता और अस्तित्व को प्राथमिकता देगा। यह विकास का इंजन है जिसे कुछ नहीं रोक सकता। अब अमेरिका के वामपंथी लोग उसे दासता के अतीत पर अपराधबोध दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका इससे बाहर निकल आएगा, और यही वजह है कि मुझे लगता है कि अमेरिका निकलेगा, और यही वजह है कि मुझे लगता है कि चीन अमेरिका को हरा नहीं पाएगा। क्योंकि अमेरिका अपनी प्रकृति से एक स्वतंत्र देश है। वहाँ हमेशा उत्पादकता रहेगी, वहाँ हमेशा न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ विकास होता रहेगा। इसलिए मैं अमेरिका का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। अमेरिका का डिजाइन अनोखा है। जो लोग उसे साम्राज्यवादी मानते हैं वे अक्सर इसे सही से नहीं समझते। उनके पास केवल अपनी शिकायतें, ऊंचे आदर्श और नैतिकता की शिक्षाएं हैं जिनसे वे अमेरिका को देख रहे हैं। सोचिए, 90 के दशक तक अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, फिर भी वह दुनिया पर राज के लिए सेना या नौसेना नहीं बना रहा था। यही मेरा मतलब है। अमेरिका समृद्धि, दक्षता, विकास को प्राथमिकता देता है, जबकि जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस 19वीं सदी में उस पर नजर रखते थे। वे उम्मीद कर रहे थे कि अमेरिका का यह लोकतांत्रिक प्रयोग असफल हो जाएगा, लेकिन यह असफल नहीं हुआ। गृह युद्ध के दौरान यह करीब करीब असफल हो गया था, लेकिन असफल नहीं हुआ, और गृह युद्ध के अंत के बाद अमेरिका बहुत जल्दी फिर से उभर आया। इसे गिल्डेड एज कहते हैं, जब अमेरिका 90 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। लेकिन यूरोप को इसका अंदाजा नहीं था। उन्हें अमेरिका का सम्मान नहीं था, पर उसकी औद्योगिक वृद्धि पसंद थी। उनकी सोच विश्व प्रभुत्व, बड़ी सेनाओं और उपनिवेशवाद पर केंद्रित थी। अमेरिका को दुनिया पर राज या उसकी परवाह नहीं थी। सिर्फ मुनरो सिद्धांत के तहत यूरोपीय शक्तियों को अमेरिका से दूर रखना चाहता था, लेकिन उसका कोई इरादा आक्रमण करने या उपनिवेश बनाने का नहीं था। हाँ, फिलीपींस एक अपवाद है और उसके पीछे अन्य कारण थे, लेकिन ज्यादातर मामलों में अमेरिका एक बहुत बड़ी सेना बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर अमेरिका को प्रथम विश्व युद्ध में घसीटा गया और उसने अपनी नौसेना व सेना घटा दी। वह कह सकता था, ठीक है, जानते हो, मैं वास्तव में दुनिया भर में इन ठिकानों का समर्थन कर सकता हूं, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, और फिर अमेरिका को फिर से द्वितीय विश्व युद्ध में घसीटा गया, जहां वह नहीं जाना चाहता था। हम सब जानते हैं कि उस समय अमेरिका बहुत अलगाववादी था। वह द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था।
लेकिन जब तक जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला नहीं किया और हिटलर ने बेवकूफ़ी से अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध की जीत के बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसी बाकी लोकतांत्रिक शक्तियां कमजोर हो गई थीं। चीन उतना बड़ा नहीं था, जबकि सोवियत संघ पूरी तरह स्वतंत्र दुनिया के विपरीत था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के पास यूरोप में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और एक तरह से जैसे स्वतंत्र दुनिया का पुलिसमैन और संरक्षक बनना पड़ा, अमेरिका के पास वही बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि अमेरिका एक आकस्मिक महाशक्ति था, क्योंकि अगर अमेरिका वापस अमेरिका चला जाता और तबाह हो चुके यूरोप को उसके हाल पर छोड़ देता तो कौन जानता, शायद तीसरा विश्व युद्ध हो जाता। बहुत जल्दी सोवियत संघ आगे बढ़ता और शायद पश्चिमी जर्मनी व फ्रांस पर कब्जा कर लेता, कौन जानता। तो सैन्य ताकत के साथ विशेषाधिकार भी आते हैं। अमेरिका को दुनिया के नियम तय करने का मौका मिला और अगर आप सोचें तो उसने एक काफ़ी अच्छा विश्व व्यवस्था बनाई। मैं अक्सर कहता हूं, अमेरिका आसानी से पश्चिम जर्मनी, फ्रांस या इंग्लैंड पर हमला कर सकता था। जैसा कि ट्रंप ने अपनी बात की स्पीच में कहा कि उन्होंने ग्रीनलैंड को डेनमार्क को वापस दे दिया, एक ऐसा देश जिसे जर्मनी ने जीत लिया था। मेरे हिसाब से वह सही फैसला था, क्योंकि अमेरिका एक उदार शक्ति है, साम्राज्यवादी नहीं। यह देशों पर कब्जा नहीं करता। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जो अमेरिका ने किया वह पहले कभी नहीं हुआ था। देश स्वेच्छा से अपने क्षेत्र नहीं छोड़ते थे। ग्रीनलैंड जैसे अहम क्षेत्र को अमेरिका की सुरक्षा के लिए छोड़ना पहले कभी नहीं हुआ। यह बस अमेरिका के सौम्य स्वभाव को बताता है। यह अमेरिका का सार है। इसी वजह से मैं अमेरिका से प्यार करता हूं। मेरे अनुसार अमेरिका के बिना दुनिया बहुत अंधेरी होगी। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश बाकी स्वतंत्र दुनिया से काफी दूर हैं। अमेरिका के समर्थन के बिना हमारी जीवन शैली जारी रखना मुश्किल होगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद अमेरिका ने एक नियम आधारित व्यवस्था बनाई। यह सिर्फ अमेरिका के लिए एकतरफा नहीं था, उसे दुनिया भर में सैन्य ठिकानों तक खास पहुंच मिली, जिससे वह अपनी ताकत दिखा और अपने हितों की रक्षा कर सका। जर्मनी, फ्रांस और कनाडा जैसे मध्यम शक्तिशाली देशों को दूसरी पंक्ति में रहना पड़ता है। उन्हें खुले समुद्री मार्ग, अमेरिकी नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था और मुक्त व्यापार से काफी लाभ हुआ। इन देशों को भी अमेरिकी विश्व व्यवस्था से लाभ मिल रहा था और यह सहजीवी संबंध था। सिर्फ वे देश जो विचारधारा में हमारे विपरीत थे, जैसे सोवियत संघ, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया, अमेरिका, इराक या ईरान जैसे देशों पर बिना सहयोगियों के वैसी ताकत नहीं दिखा पाता। जैसा मैंने कहा, अमेरिका ने बहुत पैसा खर्च किया और सबसे ज्यादा फायदा भी उठाया। सभी को फायदा हुआ। लेकिन जाहिर है, जैसे किसी भी सिस्टम में होता है, कुछ दरारें जरूर होंगी। हैरी ट्रूमैन के बाद सभी राष्ट्रपतियों ने विश्व व्यवस्था बनाए रखी, जब तक ट्रंप नहीं आए, जिन्होंने कहा, रुको एक सेकंड, कुछ बातें समझ नहीं आती। मैंने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप विचारधारा वाले नहीं हैं। ये कहना अपमान नहीं है, ये आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है। कई अमेरिकियों ने ट्रंप को उनकी सामान्य समझ वाली नीतियों के कारण 2 बार वोट दिया है। मेरा मतलब क्या है? जब लाखों लोग शत्रुतापूर्ण संस्कृतियों से आकर अमेरिका की सामाजिक संरचना को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसने इसे महान देश बनाया, आपको एक पल के लिए पीछे हटकर सोचना होगा, अरे रुको जरा, ये क्या हो रहा है? हमें इन लोगों की जरूरत नहीं है। यह कहना नस्लवादी नहीं बल्कि सांस्कृतिक तर्क है। लेकिन सिर्फ ट्रंप ही इसे कह सकते हैं और लाखों अमेरिकियों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सामान्य समझ है। सामान्य समझ जटिल नहीं होती। सामान्य समझ किसी तात्कालिक समस्या को देखती है और तुरंत समाधान निकालती है। इसे अब बहुत सारी बारीकियों में जाने की जरूरत नहीं होती। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ट्रंप कोई विचारधारावादी नहीं है और मैं यह अपमान के तौर पर नहीं कह रहा हूं। ट्रंप सामान्य समझ के राष्ट्रपति हैं और मैं इसे तारीफ के तौर पर भी नहीं कह रहा हूं। हाँ, सामान्य समझ तुरंत समाधान दे सकती है, जैसे सामूहिक निर्वासन में। यह ऐसी चीज है जिसे दुनिया के वामपंथी समझ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में एक विश्व व्यवस्था बना ली है। वे सोचते हैं कि सभी इंसान बराबर हैं, संस्कृतियों का कोई महत्व नहीं है। हम लगातार लोगों को लाकर उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ पीढ़ियों बाद वे एकीकृत हो जाएंगे। माफ कीजिए, शायद यह किसी महान उद्देश्य को नहीं बेचता, लेकिन मुझे अपनी बेटी के साथ बलात्कार या किसी तीसरी दुनिया की संस्कृति से आए व्यक्ति द्वारा चाकू मारे जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपनी समझ का इस्तेमाल करूंगा, जैसा ट्रंप करते हैं, क्योंकि मैं जोखिम नहीं लेना चाहता। उम्मीद है एक दिन उसके पोते पोतियां एकजुट होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह जरूरी नहीं कि कोई तारीफ हो,
क्योंकि दूसरी ओर आपको एक मजबूत वैचारिक समझ की भी जरूरत होती है। जब बात वैश्विक मामलों की आती है तो ट्रंप की सामान्य समझ प्रवास के मुद्दे पर काम आ सकती है, लेकिन यह आपके सहयोगियों से कैसे निपटना है उस पर काम नहीं करती। जैसा कि मैंने कहा, अमेरिका के लिए यूरोपियनों जैसे कूटनीतिक सहयोगी, साथ ही कनाडा और ऑस्ट्रेलिया बड़ी ताकत हैं। चीन के पास ऐसे दोस्त नहीं हैं। उसका दोस्त कौन है? पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, ईरान, रूस हैं। इसीलिए उनके पास कोई कूटनीतिक ताकत नहीं है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के पास वह नैतिक ताकत है जो किसी और देश के पास नहीं है। आपकी सामान्य समझ बता सकती है कि ग्रीनलैंड अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। मैं इससे सहमत हूं, लेकिन अगर आप यूरोप को, अपने सबसे अच्छे दोस्तों को, अपने हर मौसम के दोस्तों को अलग थलग करने और खोने जा रहे हैं तो यह इसके लायक नहीं है। इसके लिए आपको समझना होगा कि यूरोप क्यों जरूरी है। यूरोप आपका सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। यही मुख्य कारण है। यूरोप में 450 मिलियन लोग हैं जिनके पास अमेरिका की खरीद शक्ति का 70% है, जिससे यह अमीर महाद्वीप बनता है। यूरोप को कई सामान निर्यात किए जा सकते हैं। मुझे लगता है टैरिफ की धमकी ठीक है, लेकिन सैन्य धमकी नहीं। आप यूरोप में अपने सैन्य अड्डे खो सकते हैं। अभी नहीं, क्योंकि यूरोप रूस से डरता है, लेकिन वे सेना मजबूत कर रहे हैं। अगर वे कहें, सॉरी अमेरिका, वापस जाएं, हम अपनी सैन्य ताकत बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे? आप फिर से सैन्य दुश्मन क्यों बनाना चाहेंगे? इसके लिए वैचारिक समझ जरूरी है। और तीसरी बात, ग्रीनलैंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका कुछ भी कर सकता है, अमेरिका कुछ भी हासिल कर सकता है। ग्रीनलैंड में आप 100 सैन्य ठिकाने बना सकते हैं, उसके संसाधन पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। यूरोप या डेनमार्क से कोई आपत्ति नहीं होगी। शायद ग्रीनलैंड के लोग विरोध करें, लेकिन अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता ट्रंप ऐसा करते हैं। किसी को दूर करना समझदारी नहीं है। मैंने कहा, ट्रंप सामान्य समझ वाले हैं। जरूरी नहीं कि ये तारीफ हो, कई बार ऐसा नहीं होता। और ट्रंप विचारधारा वाले व्यक्ति नहीं हैं। जरूरी नहीं कि ये अपमान हो, कई बार सामान्य समझ चाहिए। बहुत कट्टर सोच जरूरी नहीं है, जैसे वामपंथी होते हैं। तो मुझे खुशी है कि ट्रंप को सैन्य हस्तक्षेप से मना लिया गया, क्योंकि वह यूरोपियों को संकेत दे रहे थे कि सभी विकल्प खुले हैं। आप ये नहीं कह सकते कि चीन और रूस हंस रहे थे। कई लोग हैं जो पश्चिमी देशों के विरोधी हैं और चाहते हैं कि पश्चिमी गठबंधन टूट जाए। वे जश्न मना रहे थे और बोले, देखो अमेरिका ऐसा है। मैंने कहा, यहां कभी युद्ध नहीं होगा। एक और बात, ट्रंप विचारधारा वाले नेता नहीं हैं और लोकतंत्र की अहमियत नहीं समझते। आपस में मत लड़ो, समझे? इसी कारण मैंने माना कि पश्चिमी सभ्यता मानवता की सबसे महान सभ्यता है। क्योंकि स्विट्जरलैंड को कभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका की पूरी ताकत से डरने की जरूरत नहीं थी, जब तक कि हाल ही में ट्रंप ने सैन्य हस्तक्षेप का विचार सामने नहीं रखा। लेकिन ट्रंप से पहले कोई यूरोपीय देश यह नहीं सोच सकता था कि अमेरिका, जिसे वे अच्छाई की शक्ति मानते हैं, ऐसा करेगा। कुछ छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं जो ठीक है, लेकिन उन्हें हमेशा डिनर टेबल पर सुलझाया जा सकता है। यही शक्ति है। यह आपको पश्चिमी सभ्यता की सभ्यता के बारे में बहुत कुछ बताता है। तानाशाह हमेशा युद्ध करते रहते हैं। तानाशाह लोकतंत्रों के साथ युद्ध करते हैं। तानाशाह एक दूसरे के साथ भी युद्ध करते हैं, लेकिन लोकतंत्र कभी एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करते। यह बहुत दिलचस्प और अमेरिका की बनाई विश्व व्यवस्था के लिए अनोखा है। क्या शानदार तारीफ है। और फिर कोई आता है और उस विश्व व्यवस्था को नष्ट कर देता है, जो कि ट्रंप हैं, या उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता कि वे इसमें सफल हुए। मुझे लगता है लोगों ने उन्हें फिर से ऐसा करने से मना कर दिया। मैं ट्रंप की ज्यादा आलोचना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ट्रंप एक सामान्य समझ वाले इंसान हैं। वे चीजों को बहुत बुनियादी स्तर पर देखते हैं। क्या यह हमारे लिए काम कर रहा है? क्या यह हमारे लिए काम नहीं कर रहा? तो फिर हम यह क्यों कर रहे हैं? चलो इसे ठीक करते हैं। ठीक है, जरूरी है, लेकिन हमेशा लेना संभव नहीं। कुछ देना पड़ता है, क्योंकि बदले में कुछ मिलता है, जो सैन्य, राजनीतिक और कूटनीतिक शक्ति का प्रदर्शन है। अमेरिका ही एकमात्र देश है जिसकी हर देश में मौजूदगी है। अमेरिका का टोगो में भी किसी न किसी वजह से दूतावास होगा। अमेरिका हर जगह है और आखिरकार ये अमेरिकी लोगों के हित में ही काम करता है। ये सच है। मुझे पता है कई लोग कहते हैं हम दुनिया के पुलिस वाले नहीं बनना चाहते, लेकिन माफ कीजिए, ये अमेरिका के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर गिरने पर हम 1945 से पहले की बड़ी ताकतों की राजनीति में लौट जाएंगे।
क्या आप ये भरोसा दिला सकते हैं कि रूस या चीन देशों पर कब्जा करना या उन्हें जीतना शुरू नहीं करेंगे? क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं? इसीलिए मैं कहता हूं, अमेरिकी ताकत के बिना दुनिया बहुत अंधेरी जगह बन जाएगी, ट्रंप ने कहा। वैसे भी दुनिया ऐसी ही होती। मुझे लगता है मैं थोड़ा भटक रहा हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। मुझे खुशी है कि लोकतंत्र आपस में युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, और हमें हमेशा इसे ऐसे ही बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। यह राष्ट्रवाद से ऊपर है। हाँ, मैं राष्ट्रवाद को महत्व देता हूं, पर हमारे साझा मूल्य और हित भी हैं। क्या यह अद्भुत नहीं है कि आप यूएसए के, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी या अमेरिका में हों? किसी तरह हमारी कई आर्थिक भिन्नताओं के बावजूद हमारे हमेशा साझा लक्ष्य होते हैं, हमारे हमेशा साझा हित होते हैं। यही मुख्य कारण है जो लोकतंत्रों को युद्ध से बचाता है। अमेरिका यूनाइटेड किंगडम पर ब्रिटिश पेट्रोलियम के हिंद महासागर में कॉन्ट्रैक्ट जीतने के कारण हमला नहीं करेगा। अगर कोई वैचारिक रूप से विपरीत देश होता तो शायद अमेरिका उससे युद्ध करता। और आप जानते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए वेनेजुएला, हाँ, वहां तानाशाही है। मुझे परवाह नहीं है, उन पर बम गिराओ, मादुरो को हटा दो, अगर अगला राष्ट्रपति भी बात नहीं माने तो उसे भी हटा दो। हम स्विट्जरलैंड के साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वह भी लोकतंत्र है। हमारे साझा लक्ष्य और हित हैं, यही फर्क लोग नहीं समझते।